ट्रांसमाइग्रेटेड इनटू वन पीस वर्ल्ड विद अ गिफ्ट पैक। अध्याय 21 कुजान से मुलाकात। उन्हें निर्देश देने के बाद एडमिरल सेंगोकू ने उन्हें विदा कर दिया। ब्लेज ने गार्ब का पीछा किया और कुजान से बात की। नमस्ते, आप वाइस एडमिरल कुजान हैं, है ना? मैंने सुना है कि आपको जल्द ही एडमिरल के पद पर पदोन्नत किया जाएगा। आप हैं? कुजान ने पूछा, ब्लेज के अति उत्साही चरित्र से पूरी तरह हैरान होकर। मैं ब्लेज हूं, एक मरीन रिक्रूट। क्या तुम मेरे साथ द्वंद्व युद्ध कर सकते हो? ब्लेज ने पूछा। वो ये परखना चाहता था कि उसका शैतानी फल बर्फ प्रकार की शक्तियों से प्रतिरक्षित है या नहीं। कुजान, क्या आप उसकी चुनौती स्वीकार नहीं कर सकते? ब्लेज के विचार से आकर्षित होकर गैर्प ने पूछा। नहीं, ये परेशानी की बात है। मैं ऐसा क्यों करना चाहता हूं, गार्पसान? चलो कुजान, वो एक होनहार युवा मरीन है। एक वरिष्ठ के रूप में क्या तुम उसे कुछ समय के लिए मार्गदर्शन नहीं दे सकते? गैर्प ने उसे समझाया, लेकिन कुजान ने उसे अस्वीकार कर दिया, जिससे उसका आलसी रवैया सामने आया। सीरीज की तरह कुजान दुबला पतला, लंबा शरीर वाला था और करीब 10 फीट लंबा था। उसने लंबी आस्तीन वाली नेवी ब्लू शर्ट के ऊपर सफेद बटन वाली बनियान पहन रखी थी। आओकिजी ने ब्लेज को उसकी शैतानी फल शक्तियों के कारण देखा और गार्ब से उसके बारे में सुना भी। बर्फ शैतान फल का उपयोग करने वाले के रूप में वो गर्म चीजों के प्रति संवेदनशील है और वो ब्लेज की धधकती सांस को महसूस करता है, मानो वो सूर्य हो। खांसी, ये सच है। अफसोस, कोई नहीं जानता। क्या तुम्हें अकेले समुद्र में भटकने से डर नहीं लगता? तुम्हें पता है, अकेले समुद्र में जीवित रहना बहुत कठिन है। कुजान बोला। नहीं, मुझे लगता है कि मैं इसका आनंद लूंगा। ब्लेज ने बिना सोचे समझे जवाब दिया। कुजान ने उसे अजीब तरह से घूर कर देखा, जबकि गैर्प हंस पड़ा। ब्लेज जानता था कि अब वो कमजोर हो गया है, इसलिए उसके शब्द दूसरों को हास्यास्पद लग सकते हैं, लेकिन यही उसका दिल चाहता है। वो उस तरह का व्यक्ति है जो समुद्र की खोज करना चाहता है और सभी तरह के मजबूत लोगों से लड़ना चाहता है। एकमात्र चीज जो उसे वो करने से रोकती है जो वो करना चाहता है, वो है उसकी ताकत की कमी। वाइस एडमिरल कुजान, आप न्याय को किस नजर से देखते हैं? ब्लेज ने पूछा। उसका सवाल सुनकर कुजान की आंखें एक पल के लिए चमक उठीं, फिर धीरे धीरे चमकने लगी। उसके दिल में एक पुरानी यादों की भावना जाग उठी। जब वो पहली बार मरीन में शामिल हुआ था तो वो ब्लेज की तरह ही था, जोश से भरा, भावुक और जिज्ञासु। लेकिन अब वो ऐसी बातों की परवाह करने में आलसी है। एक पल सोचने के बाद उसने जवाब दिया, मैं ऐसे परेशान करने वाले सवाल का जवाब देने में आलसी हूं। अच्छा, आप इसे कैसे देखते हैं? कुजान ने पूछा। उसे ये जानने में दिलचस्पी थी कि वो इसका क्या उत्तर देगा। इस दुनिया में कोई सही या गलत नहीं है, केवल सबसे मजबूत है। मेरे मामले में मैं न्याय हूं, क्योंकि मैं अंततः सबसे मजबूत बनूंगा। ब्लेज ने जवाब दिया, एक अजीब गति का उत्सर्जन करते हुए जिसे वो स्वयं नहीं जानता था। उनके शब्द उनके दिल की गहराई से निकले थे। उन्हें खुद पर पूरा भरोसा है और कोई भी उनके संकल्प को नहीं डिगा सकता। कुजान उसका जवाब सुनकर एक पल के लिए अचंभित रह गया। ब्लेज के शब्दों ने उसके दिल की गहराई में कुछ हलचल मचा दी और उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। कुजान के विपरीत गैर ब्लेज द्वारा उत्सर्जित गति से चकित था। इस बदमाश में हाओशोकू हकी उपयोगकर्ताओं की आभा है। क्या वो भविष्य में इसे जगा पाएगा? सेंगोकू इसके लिए तैयार है। वो जो परेशानी लेकर आएगा वो उसके लिए सिर दर्द बनने वाली है। बुआ, बेटे, तुम इतने गंभीर शब्द बोलने के लिए बहुत छोटे हो। पहले बड़े हो जाओ। गैर्प ने मजाक किया। ब्लेज को गैर्प की चिढ़ाने वाली बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उन्होंने परीक्षण के बारे में अपनी राय जाहिर की। मुझे लगता है कि एडमिरल सेंगोकू द्वारा आयोजित परीक्षण अच्छा है। यह हमारे जैसे युवा नौसैनिकों को खुद को संयमित करने और दुनिया को देखने का मौका देता है। बुआ, आपके शब्द मुझे लगातार आनंदित करते रहते हैं। ग्रैंड लाइन का पहला भाग आपके लिए कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन यह आपके दिल की परीक्षा होगी। अकेले दुनिया की यात्रा करना आसान नहीं है। मत मरो बेटा, हम 1 महीने बाद मिलेंगे। ऐसे शब्द कहकर गैर्प और कुजान मरीन टावर में गायब हो गए। 25 रंगरूटों को 2 दिन की छुट्टी दी गई ताकि वे मानसिक रूप से खुद को तैयार कर सकें। कुछ लोग इस बात से नाराज थे कि एडमिरल सेंगोकू ने उन्हें कोई विकल्प नहीं दिया। वे ऐसा नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनमें से किसी में सेंगोकू के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं थी और उन्हें मजबूरन परीक्षा देनी पड़ी। 2 दिन बाद गियोन और अन्य लोगों को शुभकामनाएं और अलविदा कहकर ब्लेज एक छोटी लकड़ी की नाव और 1 सप्ताह के लिए पर्याप्त राशन लेकर मुख्यालय से निकल पड़ा। नौसैनिकों की चौंका देने वाली निगाहों के सामने ब्लेज की पीठ से जबरदस्त गर्मी निकली, जिससे लकड़ी की नाव आगे की ओर धकेल दी गई। कुछ ही देर में उसका शरीर विशाल समुद्र में गायब हो गया। उनकी तरह ही अन्य रंगरूट भी एक एक करके मुख्यालय छोड़कर चले गए। अगर वे मजबूत बने रहे और इस महीने बच गए तो वे फिर से मुख्यालय में मिलेंगे।
कुछ घंटों की नौकायन के बाद ब्लेज का लॉग पोस्ट थोड़ा हिल गया और एक द्वीप पर जा टिका। ओ, आखिरकार! ब्लेज उत्साहित था क्योंकि ये बाहरी दुनिया में उसका पहला रोमांच होने वाला था। वन पीस वर्ल्ड, मैं आ रहा हूं। वन पीस वर्ल्ड में स्थानांतरित हुए उसे 1 साल हो गया है। जब वो पहली बार आया था, उससे अलग, वो पहले से ज्यादा मजबूत और बेहतर हो गया है। बड़े बड़े खिलाड़ियों के बीच उनकी ताकत नगण्य है, लेकिन खुद को बचाने के लिए ये काफी है। उनकी असली यात्रा यहीं से शुरू होती है। ब्लेज ने अपने विशेषता पैनल की जांच की। उसमें ज्यादा बदलाव नहीं था, लेकिन नाम ब्लेज हंट, व्यवसाय मरीन, संविधान 18.3, शक्ति 18.3, गति 18.2, शैतान फल क्षमता 18.5, हकी कोई नहीं, भंडारण में आइटम कोई नहीं, निःशुल्क विशेषता बिंदु 1.5। पहले के विपरीत नियमित प्रशिक्षण उसके गुणों को बढ़ाने में विफल रहता है। उसके पास सेंजू वंश है, लेकिन इसकी पूरी क्षमता को बाहर लाने के लिए उसे अपने संविधान गुण को सुधारने की आवश्यकता है। उनकी संविधान विशेषता सीधे उनकी ताकत और गति से संबंधित है। उन्हें जल्दी से बढ़ाने का एकमात्र तरीका सिस्टम के माध्यम से है। यह सच है कि धूप में बैठने से उनका शरीर निखरता है, लेकिन ये एक धीमी और क्रमिक प्रक्रिया है जिसे प्रशिक्षण जैसे बाह्य साधनों से तेज नहीं किया जा सकता। वो 20 बार की सीमा को पार करने के लिए बाद में उपयोग के लिए फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट को सहेजता है। वर्तमान में सिस्टम टास्क पैनल में उसके पास 2 कार्य है। कार्य 1 पंच मैन वर्कआउट, विवरण 750 दिनों तक प्रतिदिन 2000 पुशअप्स, 2000 सिटअप्स, 2000 स्क्वाट्स और 30 किलोमीटर दौड़ें। समय 750 दिन। कार्यों को प्रतिदिन पूरा करना अनिवार्य नहीं है, आप बीच में आराम कर सकते हैं। पुरस्कार 5.0 संविधान प्लस 5.0 शैतान फल क्षमता प्लस 3 निःशुल्क विशेषता अंक। कार्य मुक्के और लाते, विवरण प्रतिदिन सूर्य की ओर मुख करके 1000 पंच और 1000 किक करें। समय 1 वर्ष। पुरस्कार 2.0 संविधान प्लस 2.0 शैतान फल क्षमता प्लस 1 निःशुल्क विशेषता अंक। सिस्टम द्वारा इन 2 कार्यों को जारी किए हुए 7 महीने और कुछ दिन हो चुके हैं। वन पंचमैन वर्कआउट कार्य को पूरा करने के लिए उसे 1 और 1.5 साल की आवश्यकता है। जहां तक दूसरे का सवाल है, वो इसे अगले 5 महीनों में पूरा कर सकते हैं। तब उनकी ताकत में एक और उछाल आएगा। मुझे दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति बनने के लिए अभी लंबा सफर तय करना है, ब्लेज ने सोचा, जबकि उसका दिल उम्मीद से धड़क रहा था। अध्याय 22, डाकू शहर। मुझे ग्रैंड लाइन का मौसम बिल्कुल पसंद नहीं है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इसे समुद्री लुटेरों का कब्रिस्तान कहा जाता है, ब्लेज ने समुद्र पर चलते हुए कहा। उसके पैरों से गर्मी निकल रही थी, जिससे वो समुद्र तल से सिर्फ कुछ सेंटीमीटर ऊपर था। पीछे देखते हुए उसने आह भरी। उसके पीछे आसमान तक पहुंचता एक विशाल चक्रवात दिखाई दे रहा था, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तहस-नहस कर रहा था। अगर उसने अपनी लकड़ी की नाव नहीं छोड़ी होती, तो तूफान उसे भी अपनी चपेट में ले लेता। वो मजबूत है, लेकिन ऐसी प्राकृतिक घटना के खिलाफ वो एक आम आदमी से ज्यादा कुछ नहीं है। बेशक भविष्य में ये एक अलग मामला होगा। वो एक दिन से समुद्र में यात्रा कर रहा है। एक रात बीत गई है, लेकिन वो अभी भी लॉग पोज द्वारा इंगित द्वीप तक नहीं पहुंच पाया है। जैसे ही वो इस दुविधा के बारे में चिंतित था, ब्लेज ने दूरी में एक अस्पष्ट रूपरेखा देखी। ये द्वीप है, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी आकृति धुंधली हो गई, क्योंकि उसके पैरों से तेज गर्मी निकल रही थी। ये एक सामान्य आकार का वनस्पति से भरा मूंगा द्वीप था। लगभग 15 से 20 जहाज किनारे से कुछ दूरी पर लंगर डाले हुए थे, क्योंकि नुकीली चट्टानें जहाज को नुकसान पहुंचा सकती थी। द्वीप से लगभग 1 किलोमीटर लंबा एक लकड़ी का पुल निकलता हुआ देखा जा सकता है, जो आगंतुकों के लिए मार्ग का काम करता है। जिस बात ने उसका ध्यान खींचा वो ये थी कि द्वीप पर खड़े ज्यादातर जहाज समुद्री लुटेरों के थे और 1 या 2 व्यापारी जहाज भी थे। ये बात उसे हैरान कर गई। समुद्री लुटेरे भले ही समुद्र में घूमते हों, लेकिन वे किसी द्वीप पर अपना जहाज खड़ा करने से पहले 2 बार सोचते हैं। इस बात की संभावना है कि नौसैनिक उन्हें एक झटके में पकड़ने के लिए घात लगाए बैठे हों। लेकिन यहां तो चीजें बिल्कुल अलग ही दिखती है। क्या इस द्वीप पर कोई मरीन बेस नहीं है? ये पूरी जगह अजीब लगती है। द्वीप पर कदम रखते ही उसने कोई बातचीत नहीं की, बल्कि स्थिति का अवलोकन किया। कुछ समुद्री लुटेरों की बातचीत सुनने के बाद उसे इस द्वीप के बारे में सामान्य जानकारी मिल गई। लिटिल रीफ नाम का यह द्वीप समुद्री लुटेरों, अपराधियों और डाकुओं के बीच समान रूप से मशहूर है। इस द्वीप पर सिर्फ एक ही शहर है, जिसे आउटलो टाउन के नाम से जाना जाता है। पूरा शहर आधे नशे में धुत समुद्री लुटेरों और डाकुओं से भरा हुआ लग रहा था। उनके मनोरंजन के लिए कई स्ट्रीट शॉप, बार, रेस्टोरेंट, मौज मस्ती के घर और यहां तक कि कैसीनो भी थे। पास के एक रेस्टोरेंट में पेट भरने के बाद
वो अपने दिमाग में एक ठोस तस्वीर बनाने के लिए द्वीप पर टहलने लगा। उसने कई लोगों से बातचीत की और जितना संभव हो सके उतनी जानकारी हासिल करने की कोशिश की। 1 घंटे के बाद उसे इसका सामान्य सार समझ में आ गया। यह द्वीप विस्की पीक जैसा ही है, लेकिन इस पर अंडरवर्ल्ड के लोगों का शासन है, जिन्हें सेलेस्टियल ड्रैगन का समर्थन प्राप्त है। यही कारण है कि मरीन ने इस द्वीप की गतिविधियों पर ध्यान नहीं दिया। डाकू शहर का उपयोग समुद्री डाकुओं द्वारा दूसरों से लूटी गई वस्तुओं को खरीदने के लिए आधार के रूप में किया जाता है। उदाहरण के लिए सोना, महंगे आभूषण, खजाने के नक्शे, अनोखी वस्तुएं और यहां तक कि दास भी अच्छे दाम पर बेचे जा सकते हैं। बदले में समुद्री डाकू इसे पेट में बदल सकते हैं, हथियार, जानकारी आदि खरीद सकते हैं। ये एक तरह का काला बाजार है जो सोना और खास चीजें इकट्ठा करने के लिए संचालित होता है। ब्लेज को नहीं पता था कि वन पीस वर्ल्ड में ऐसा कोई द्वीप है। उसे इस बात से गुस्सा आया कि मरीन को निश्चित रूप से द्वीप के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने इसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया और इसे संचालित होने दिया। इस शहर के एक लंबे समय के निवासी ने ब्लेज को एक नीलामी घर में जाने की सलाह दी। यह बहुत सारे खरीदारों को आकर्षित करता है और सप्ताह में एक बार होता है। इस सप्ताह की नीलामी 1 घंटे में शुरू होने वाली है। यह नीलामी यहां लोकप्रिय है क्योंकि इसमें एक बार शैतानी फल बेचने का इतिहास है। ब्लेज चुपके से नीलामी में घुस गया और उसमें भाग लिया। ब्लेज ने चूंकि सामान्य नागरिक कपड़े पहने हुए थे, इसलिए उन पर किसी को संदेह नहीं हुआ। अन्यथा वो इतनी आसानी से नीलामी घर में प्रवेश नहीं कर सकता था। ब्लेज के यहां आने का कारण नीलामी घर द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं को देखना था और साथ ही वो अपनी किस्मत आजमाना चाहता था। एक प्रसिद्ध नीलामी घर होने के कारण यह शहर में आने वाले अधिकांश कुख्यात समुद्री डाकुओं को आकर्षित करता है। अगर वो चाहता तो पूरे शहर को जलाकर राख कर सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि वो विश्व सरकार का विरोध करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इस सफाई से निर्दोष लोग प्रभावित नहीं होंगे। वो विश्व सरकार से नहीं डरता, लेकिन वो इतना मूर्ख भी नहीं है कि अपनी सबसे कमजोर स्थिति में उन्हें नाराज कर दे। 1 घंटे के इंतजार के बाद नीलामी शुरू हुई। हर दूसरे नीलामी घर की तरह इसने भी बोली की शुरुआत साधारण वस्तुओं से की और नीलामी का अंत दुर्लभ वस्तुओं पर किया। नीलामी 2 घंटे तक चली, लेकिन ब्लेज ने सिर्फ उन समुद्री लुटेरों के चेहरे याद रखे जो ऊंची कीमत पर चीजें लेकर आए थे। जिस एक ने उसका ध्यान खींचा वो था स्कॉच पायरेट्स, जिसकी कमान समुद्री लुटेरे कैप्टन बार्डी के हाथ में थी। वे ग्रैंड लाइन में एक कुख्यात और बढ़ते समुद्री डाकू दल है जो अक्सर हाल ही में अखबारों में दिखाई देते हैं। वे जहां भी गए, ब्लाइट ने उनका पीछा किया। अब तक उन्होंने 4 शहरों को नष्ट कर दिया है और 2 मरीन जहाजों को डुबो दिया है। अगर वे बिना किसी विचलन के अपने रास्ते पर चलते रहे तो वे कुछ ही दिनों में सबाउडी द्वीप समूह तक पहुंच जाएंगे। उनका कुल इनाम 65 मिलियन बेरीज तक पहुंच गया, जो सामान्य लोगों के लिए एक बड़ी संख्या है। उनके कैप्टन ब्रैडी द स्कॉच के सिर पर 52 मिलियन बेरी का इनाम है। उनके उपकप्तान गिस के सिर पर 10 मिलियन का इनाम है, जबकि उनके बाकी चालक दल पर 3 मिलियन बेरी का इनाम है। ब्रैडी एक शैतानी फल उपयोग करता है, यही कारण है कि उसका इनाम भी अधिक है। उसने नोको मी खाया, जो उपयोगकर्ता को जहरीले मशरूम बीजाणुओं को बनाने और नियंत्रित करने की अनुमति देता है। मूल श्रृंखला में यह गैरकैनन प्रकार का शैतानी फल था जिसे वापोल के छोटे भाई मुशुरु ने खाया था। ब्लेज की मौजूदा ताकत के साथ स्कॉच समुद्री डाकू दल से लड़ना एक चुनौती हो सकती है, लेकिन वो यही करने जा रहा था। वो खुद को परखना चाहता था। ब्लेज के पास उन पर एकमात्र लाभ यह था कि नोको मी शैतान फल शक्तियां उसके ताप क्षमता उपयोगकर्ता के विरुद्ध काम नहीं करेंगी। अध्याय 23 संकट समुद्री डाकू। स्कॉच समुद्री लुटेरों की प्राथमिक ताकत ब्रैडी और गिज है। दोनों ही अद्भुत शारीरिक शक्ति वाले युद्ध कौशल वाले अनुभवी हैं। जहां तक उनके दल में मौजूद 35 से ज्यादा गुर्गों की बात है तो वे उसके लिए कुछ भी नहीं है। ब्लेज ने समुद्री लुटेरों को जलाकर राख कर देने के जरिए अपने समुद्री डाकू शिकार अभियान की शुरुआत करने की योजना बनाई है। उनका उन्हें पकड़ने या इस तरह के समुद्री डाकू दल पर दया दिखाने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने शहरों को नष्ट कर दिया, अनगिनत परिवारों को खत्म कर दिया और बच्चों को सिर्फ पैसे और खेल के लिए गुलाम बना लिया। इससे उसका दुखता हुआ घाव भर गया। दास के रूप में पिछले शव मालिकों की यादें उसकी आंखों के सामने घूम गई और उसने अनजाने में अपनी मुट्ठी भींच ली। हालांकि शव का पिछला मालिक मर चुका है, लेकिन उसके पिता और मां की यादों ने ब्लेज को प्रभावित किया। ऐसा लगता है कि दास शब्द मेरे अंदर कुछ जगह देता है। इसे पिछले शरीर स्वामी द्वारा संचित घृणा से जोड़ा जाना चाहिए। समुद्री लुटेरों ने उसके माता पिता को मार डाला और उसे पकड़ लिया। ब्लेज को न केवल पिछले शव मालिक की यादें विरासत में मिली, बल्कि उसे अपने पिता और मां का प्यार भी मिला। ब्लेज एक भावुक व्यक्ति है। वो भावनाओं को ऐसे नहीं त्याग सकता जैसे कि उनका अस्तित्व ही न हो, बल्कि उसने उनका स्वागत किया। ये दुष्ट समुद्री डाकू मौत से भी बदतर सजा के हकदार है।
और वो उन्हें ये दिखा देगा। उसी दिन शाम को समुद्री लुटेरे छोटे से रीफ द्वीप से निकल गए और अगले द्वीप पर पहुंचने के लिए अपने जहाजों को बंद कर लिया। अपनी आपूर्ति भरकर वे निकल पड़े। ब्लेज ने हवा में ऊंची उड़ान भरते हुए उनका पीछा किया। कुछ मिनटों के बाद जब समुद्री लुटेरों का जहाज ग्रैंड लाइन से आगे निकल गया तो द्वीप उसकी आंखों से ओझल हो गया। फिर वो सीधे उनके जहाज के मस्तूल पर उतरा और उनकी बातचीत सुनने लगा। आउटलो टाउन के निवासियों से जो हमने सुना है उसके अनुसार हम अगले कुछ दिनों में ग्रैंड लाइन के पहले हिस्से के अंतिम द्वीप पर पहुंच जाएंगे। ये जश्न मनाने लायक है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कैप्टन? एक समुद्री डाकू जिसके चेहरे के बाई ओर एक बड़ा सा निशान था बोला। हाँ, हमें निश्चित रूप से पार्टी करनी चाहिए। बाकी समुद्री डाकू भी उससे सहमत थे। केवल ब्रैडी और गिज ही ऐसे शांत रहे जैसे कि उनके सामने मौजूद लोग उनके अपने दल के सदस्य न हों। ब्रैडी के चेहरे पर भी थोड़ी सी घृणा की झलक दिख रही थी। जोकर, उसने शराब की बोतल पीते हुए मन ही मन बुदबुदाया। गिज को छोड़कर उसके मन में उनके प्रति कोई भाईचारा नहीं है, क्योंकि वे उसकी नजर में बहुत कमजोर है। वो जानता था कि ऐसे कमजोर लोगों के साथ उसके लिए लाल रेखा पार करके नई दुनिया में प्रवेश करने की कोई उम्मीद नहीं है। एक बार जब वो सबावड़ी पहुंच जाएगा तो वो उन्हें त्याग देगा और कुछ मजबूत अधीनस्थों को इकट्ठा करेगा। तभी एक ताना मारने वाली आवाज उसके कानों में पड़ी, जिसने बोर्ड पर बैठे सभी लोगों को चौंका दिया। स्कॉच पायरेट्स के कैप्टन ब्रैडी द स्कॉच, मुझे लगता है कि 52 मिलियन बेरी का इनाम आपके लिए काफी ज्यादा है। कौन? ब्रैडी चिल्लाया, जबकि बाकी क्रू सदस्य अपने पैरों पर खड़े हो गए और चारों ओर सतर्कता से देखने लगे। लेकिन वे एक व्यक्ति को हवा में मंडराते देखकर चौंक गए। मंडरा रहा है? वे जानते थे कि सामान्य मनुष्य उड़ने में सक्षम नहीं होते। वो कौन है? उन सभी ने सोचा। तुम कौन हो? ब्रैडी ने पूछा। उसका शांत भाव ये समझ रहा था कि दुश्मन सिर्फ एक आदमी है। उसे अपनी ताकत पर भरोसा नहीं है, लेकिन उसे अपनी शैतानी क्षमता पर बहुत भरोसा है। दूसरों को पता न चलने पर उसके रोम छिद्रों से सूक्ष्म विषैले मशरूम हवा में छोड़े गए और पूरे जहाज को ढक लिया। एक समुद्री डाकू शिकारी, ब्लेज ने उत्तर दिया, जबकि उसकी ताबोध ने उसके शरीर पर आक्रमण करने वाले सूक्ष्म कणों को पहचान लिया था। लेकिन वे अत्यधिक गर्मी के कारण शीघ्र ही जलकर राख हो गए। वो मुस्कुराया और विनम्रता पूर्वक ब्रैडी बना रहा। परेशान मत हो, तुम्हारी शैतानी फल वाली क्षमता मुझ पर काम नहीं करेगी। आज तुम्हारी मौत का दिन है। उसकी बातें सुनकर ब्रैडी का चेहरा पीला पड़ गया। उसे समझ आ गया कि उसका दुश्मन तैयार होकर आया है, और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, ब्लेज का शरीर बेकाबू होकर उबलने लगा और बहुत ज्यादा गर्मी निकलने लगी। तेज गर्मी ने आसपास के माहौल को प्रभावित किया और उसके नीचे मौजूद पूरा जहाज आग की चपेट में आ गया। क्या हो रहा है? जहाज पर मौजूद समुद्री डाकू घबरा गए और समुद्र में कूद पड़े। वो शैतान है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतने ताकतवर व्यक्ति ने हमें क्यों निशाना बनाया। उसकी शैतानी फल शक्तियां हमारे कप्तान की क्षमता को पूरी तरह से दबा देती है। धिक्कार है, यहां तक कि समुद्र भी वाष्पित हो रहा है। समुद्री लुटेरे अपनी क्षमता से कई गुना अधिक किसी का सामना करने से डरे हुए थे। जलते हुए जहाज पर सिर्फ 3 लोग बचे थे। ब्रैडी और गिज जहाज पर इसलिए बचे क्योंकि ब्लेज ने अपनी गर्मी पर काबू पा लिया था ताकि वो अच्छी लड़ाई लड़ सके। सोरू, ब्लेज ने कहा, और उसकी आकृति गायब हो गई, जिससे गिज और ब्रैडी सतर्क हो गए। और इससे पहले कि वे दोनों कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, उसकी आकृति गिज के पीछे फिर से प्रकट हो गई। ब्लेज ने एक साधारण मुक्का मारा। एक सीधी रेखा में संपीड़ित एक धधकती गर्मी ने गिज को छेद दिया और उसके शरीर में मुट्ठी के आकार का छेद बना दिया। गिज ने नीचे देखा तो उसकी छाती के ठीक नीचे एक बड़ा सा छेद था, जहां कुछ देर पहले उसका दिल धड़क रहा था। अब वो चला गया है। इस बीच धागे जैसा खून का धुआं वाष्पीकृत अंदरूनी भाग घाव से बाहर निकल गया। ब्रैडी को देखते हुए वो बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। मौत में भी वो समझ नहीं पाया कि वो कैसे मरा। उसकी मौत ने ब्रैडी को किसी भी तरह से नहीं रोका। वो बिना अपनी नजर हटाए ब्लेज को घूरता हुआ एक चट्टान की तरह खड़ा रहा। ब्रैडी को पता था कि उसने अपने दुश्मन के खिलाफ एकमात्र लाभ अपनी शैतानी फल क्षमता खो दी है। बिना किसी ठोस आधार के जलता हुआ जहाज, सीमित स्थान, कुछ भी उसके पक्ष में नहीं है। लेकिन वो बिना लड़े हार नहीं मानेगा। ब्लेज ने कहा, आओ, अगर जीवित रहना चाहते हो तो लड़ो। ब्रैडी ने ठंडे मन से ब्लेज को देखा और आगे की ओर दौड़ा। उसके शरीर से गुलाबी ऊर्जा निकली और उसके हाथ को लपेट लिया और उस पर तेजी से बैंगनी रंग की गोलियां दाग दी। जवाब में ब्लेज ने अपना हाथ हिलाया और उसके अंदर से एक लाल रंग का गोलाकार गोला निकला। इसने 1 मीटर के दायरे में सब कुछ ढक लिया, जिससे उस पर किए गए हमले वाष्पीकृत हो गए। जहां तक ब्रैडी की बात है, उसने अपनी शैतानी फल क्षमता का उपयोग करके 6 क्लोन बनाए। ब्लेज पहचान नहीं पाया कि असली कौन सा है, पार्लर ट्रिक्स
ब्लेज ने बड़बड़ाते हुए अपनी शैतानी फल शक्तियों को केंद्रित किया। उससे एक भयंकर शॉकवेव फूटी और हर दिशा में फैल गई। ये उसका नया हमला है, विलुप्ति तरंग। अत्यधिक गर्मी ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। आधे जले हुए जहाज को नष्ट कर दिया और समुद्र में बिखरे हुए अनगिनत मलबे के अलावा कुछ भी नहीं छोड़ा। इसने ब्रैडी के क्लोन को भी जला दिया और उसके असली शरीर को भी जला दिया। समुद्र में फेंके जाने से ब्रैडी का शरीर कमजोर हो गया और उसकी शैतानी शक्ति खत्म हो गई। उसके शरीर पर कई जले हुए निशान भी थे और उनसे धुआं निकल रहा था। सौभाग्य से समुद्र ने उसे पूरी तरह जलने से बचा लिया, अन्यथा वो बहुत पहले ही मर चुका होता। ब्रैडी ने आधे जले हुए लकड़ी के तख्ते की मदद से उसके शरीर को समुद्र में डूबने से बचाया। अध्याय 24 ऊष्मा का ज्वाला में रूपांतरण। हमारे बीच एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी नहीं है, फिर आप हमें बिना बचने की संभावना के नष्ट करने पर क्यों तुले हुए हैं? ब्रैडी ने हांफते हुए पूछा। वो कारण समझ नहीं पाया। बचे हुए क्रूमेट भी ब्लेज की ओर देखते रहे, उसके जवाब का इंतजार करते रहे। ब्लेज हवा में मंडराता रहा और बिना किसी दया के उन बेचारे समुद्री लुटेरों को देखता रहा। कोई कारण नहीं है, मुझे तो बस तुम्हारी समुद्री लुटेरों की टोली अच्छी नहीं लगती। मुझे उम्मीद है कि इस जवाब से तुम्हारी जिज्ञासा शांत हो गई होगी। सवाल का जवाब देते हुए ब्लेज ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और ब्रैडी पर दबाव वाली आग फेंकी, जिससे वो जिंदा जल गया। उसने धीरे धीरे तापमान बढ़ाया ताकि उसे अच्छा समय मिले। अपने कप्तान को जिंदा पिघलाए जाने के भयावह दृश्य को देखकर समुद्री लुटेरे बुरी तरह डर गए। राक्षस, वो निश्चित रूप से एक समुद्री राक्षस है। वे सभी तेज गति से तैर रहे थे और अलग अलग दिशाओं में उड़ रहे थे, इस उम्मीद में कि वे ब्लेज से दूर चले जाएं, इससे पहले कि वो उन पर हमला करे। ब्लेज को बिखरे हुए कमजोर लोगों की चिंता नहीं थी, क्योंकि वे खुले समुद्र में उससे बचकर भाग नहीं सकते थे। वो उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ने वाला था। ब्रैडी को जलाकर राख कर देने के बाद ब्लेज ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी ऊष्मा को हर दिशा में फैला दिया। उसकी वर्तमान सीमा केवल 500 मीटर है, लेकिन कमजोर लोगों की देखभाल करने के लिए यह पर्याप्त से अधिक है। जल्द ही उसकी इंद्रियां जीवित बचे सभी समुद्री लुटेरों पर टिक गई। उसके सामने अत्यधिक गर्मी से बनी अनगिनत गोलियां वास्तविक रूप में आ गई। भागते हुए समुद्री लुटेरों को निशाना बनाते हुए ब्लेज ने अपने विचार से गोलियां चलाई। उन सभी ने लुटेरों के सिर फोड़ दिए और एक ही वार में उन्हें खत्म कर दिया। ठीक इसी तरह स्कॉच लुटेरे, जिन पर कुल 65 मिलियन बेरीज का इनाम था, दुनिया से खत्म हो गए। उसी समय सिस्टम नोटिफिकेशन उसके कानों में गूंजा। डिंग, समुद्री पुरस्कार पैनल अनलॉक। स्कॉच समुद्री डाकू कैप्टन ब्रैडी और उसके चालक दल को नष्ट कर दिया। इनाम 0.5 संविधान प्लस 0.5 शैतान फल क्षमता। क्या? ब्लेज एक पल के लिए चौंक गया। इसका मतलब है कि समुद्री डाकुओं को नष्ट करने पर भी सिस्टम से इनाम मिलता है। क्या 0.5 फीट अंतिम है या ये समुद्री डाकुओं के इनाम के आधार पर अलग है? इसके बाद ब्लेज ने अपने विशेषता पैनल की जांच की। नाम ब्लेज हंट। व्यवसाय मरीन। संविधान 18.8। शक्ति 18.9। गति 18.8। शैतान फल क्षमता 19.0। हकी कोई नहीं। भंडारण में आइटम कोई नहीं। निःशुल्क विशेषता बिंदु 1.5। अद्भुत, मैं 20 फीट बार सीमा को पार करने से सिर्फ 1 अंक दूर हूं। ब्लेज ने खुशी से सोचा। अपने वर्तमान मुफ्त गुणों को देखते हुए उसे अचानक अपने डेविल फ्रूट संभावित बिंदु को 20 तक बढ़ाने की इच्छा हुई। वो इस भावना को गलत नहीं समझेगा। उसे यकीन था कि गुण को 20 फीट तक बढ़ाने से उसकी शैतानी फल शक्तियां और भी अधिक खुल जाएंगी। एक क्षण विचार करने के बाद ब्लेज ने डेविल फल संभावित विशेषता पर एक मुक्त विशेषता अंक का उपयोग किया और सीधे इसे 20 फीट तक बढ़ा दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके शरीर की गहराई में एक गुणात्मक परिवर्तन हुआ। बाहर से कोई परिवर्तन नहीं था, लेकिन वो इसे महसूस कर सकता था। वो इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अब तक बांधे रखने वाली कोई चीज टूट गई हो। उसके अंदर से एक विस्फोटक शक्ति फूट पड़ी। ब्लेज का पूरा शरीर सुनहरी ऊर्जा से चमक रहा था, जबकि उसके भीतर से गहरे नारंगी रंग की गर्मी निकल रही थी और आधे किलोमीटर तक फैल रही थी। उसके नीचे का समुद्र अत्यधिक गर्मी के कारण उबल रहा था और चमकीला लाल हो गया था। इस समय ब्लेज द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा का तापमान पिछली ऊष्मा के तापमान से कम कुछ गुना अधिक शक्तिशाली है। कुछ ही समय में गहरे नारंगी रंग की गर्मी की लहर लाल नारंगी रंग की ज्वाला में बदल गई। उसे केंद्र में रखकर पूरा समुद्र जल उठा। करीब आधे किलोमीटर तक आग की लपटें ही दिख रही थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि ब्लेज आग की लपटें उत्पन्न नहीं कर रहा था और न ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। लेकिन अत्यधिक गर्मी में लू का स्वरूप आग जैसा होता है। वास्तव में यहां आग शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये आग भी नहीं है, बल्कि बेहतर हीट मैनिपुलेशन है। घनत्व में परिवर्तन और तापमान में वृद्धि इस परिवर्तन का कारण है। ब्लेज, जो अपने शरीर में हो रहे बदलावों को महसूस कर रहा था, उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपने सामने फैली ज्वाला को देखा। हल्की सी हंसी के साथ उसने अपनी शैतानी शक्ति को नियंत्रित किया।
उसके चारों ओर की लपटें गायब हो गई। तभी उसे एहसास हुआ कि वो हवा में तैर रहा है और उसके पास कोई नाव नहीं बची है। ऐसा लगता है कि मुझे फिर से पूरा रास्ता दौड़कर तय करना होगा। ब्लेज ने अपना लॉग पोज निकालते हुए आह भरी। शुक्र है कि आउटलो टाउन छोड़ने से पहले उसका लॉग पोज अगले द्वीप पर लॉक हो गया। जैसे ही वो जाने के लिए तैयार हुआ, एक बुजुर्ग की आवाज उसके कानों में पड़ी, बेटा इधर आओ। कौन? ब्लेज ने चौंक कर इधर उधर देखा, लेकिन कोई और आत्मा नहीं देखी। उसे यकीन था कि आवाज उत्तर पूर्व दिशा से आई है, लेकिन जहां तक उसकी नजर जाती थी वहां कोई नहीं था। यह सुनकर वो हैरान तो हुआ ही, साथ ही थोड़ा डरा भी। लेकिन उसे राहत इस बात से मिली कि उसे उस आवाज में किसी भी तरह की दुर्भावना का एहसास नहीं हुआ। आवाज में शांति के अलावा कुछ नहीं था। दूसरे पक्ष ने उसकी दिलचस्पी जगाई, क्योंकि वहां कोई खतरा नहीं था। उसे डरने की कोई जरूरत नहीं थी। ब्लेज ने आवाज की दिशा में दौड़ लगाई। पहले तो उसे लगा कि वो 1 या 2 किलोमीटर आगे जाकर दूसरे दल से मिल जाएगा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। वो लगभग 10 किलोमीटर तक यात्रा करते रहे, फिर समुद्र के बीचों बीच धुएं से घिरे एक क्षेत्र को देखा। मुझे मत बताओ, आवाज का मालिक धुएं के अंदर रह रहा है, लेकिन वो अपने से 10 किलोमीटर दूर किसी से कैसे संवाद कर सकता है? क्या इसका उसके शैतानी फल से कोई संबंध है? ब्लेज ने सोचा और आगे बढ़ गया। जैसे ही वो द्वीप के पास पहुंचा, उसे तेज बुखार ने घेर लिया। उसे आश्चर्य हुआ कि वह जितना आगे बढ़ा, बुखार उतना ही बढ़ता गया। ब्लेज एक अपवाद है। अगर उसकी जगह कोई और होता तो वो बच नहीं पाता, क्योंकि तापमान असहनीय स्तर पर पहुंच गया था। जैसे ही वो धुएं से ढके क्षेत्र में दाखिल हुआ, उसने ज्वालामुखी पर्वतों से भरा एक द्वीप देखा और लावा की नदियां द्वीप के अधिकांश भाग को ढक रही थी। द्वीप पर अत्यधिक गर्मी ने ब्लेज को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं किया, क्योंकि वो गर्मी से प्रतिरक्षित है। फिर भी वो कल्पना नहीं कर सका कि कोई यहां कैसे रह सकता है। तभी उसकी आंखों के सामने एक कुबड़ा बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वो दुबला-पतला, कमजोर और कांपते हाथों वाला एक धातु का डंडा थामे हुए था। क्या बकवास है, ब्लेज ने अपने दिल में कहा, क्योंकि उसे यहां एक मरते हुए बूढ़े आदमी से मिलने की उम्मीद नहीं थी। अध्याय 25 बूढ़ा आदमी मैग्नस। बूढ़े आदमी, क्या तुम ही हो जिसने मुझे बुलाया था? ब्लेज ने थोड़ा घुटन महसूस करते हुए पूछा। बूढ़ा आदमी पहली नजर में साधारण लग रहा था, लेकिन बाद वाले के एक निराकार दबाव ने उसे कुछ और सोचने पर मजबूर कर दिया। हाँ, मेरे पीछे आओ, बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा और पीछे मुड़ गया। ब्लेज ने उसका पीछा किया और आसपास की चीजों की छानबीन की। तापमान के अलावा यहां की राख इतनी घनी, जहरीली है कि एक साधारण व्यक्ति की दम घुटने से मौत हो सकती है। पूरा द्वीप छोटे ज्वालामुखियों से भरा हुआ है, जबकि द्वीप के केंद्र में एक विशालकाय ज्वालामुखी हावी है। जब वे चल रहे थे तो बूढ़ा आदमी बोला, युवक, क्या तुम नौसैनिक हो? हाँ, ब्लेज ने जवाब दिया, क्योंकि उसके पास अपनी पहचान छिपाने का कोई कारण नहीं था। इसके अलावा उसकी सहज बुद्धि उसे बताती है कि झूठ बोलने से उसे कोई फायदा नहीं होगा। एक गुप्त नौसैनिक, है ना? बूढ़ा आदमी बुदबुदाया। नहीं, मैं कोई अंडरकवर मरीन नहीं हूं। मैं सिर्फ एक मरीन भर्ती हूं, जिसे मुख्यालय से एक परीक्षण पूरा करने के लिए भेजा गया है। मरीन की सहायता के बिना समुद्री डाकुओं के दल का शिकार करना। ब्लेज ने कहा, मेरे द्वारा मारे गए या पकड़े गए समुद्री लुटेरों का कुल इनाम मेरी रैंक निर्धारित करता है। ओह, दिलचस्प है। ऐसा लगता है कि अब मरीन बेहतर हो गए हैं। एक बदलाव की जरूरत है। आखिरकार ये समुद्री डाकुओं का महान युग है। निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचने से बचाने के लिए नौसैनिकों को मजबूत अधिकारियों की जरूरत है। आप युवा दिखते हैं, लेकिन आपके शब्द ऐसे हैं जैसे कोई व्यक्ति अनगिनत इतिहासों का गवाह हो। अजीब बात है, बूढ़ा आदमी बोला, जबकि ब्लेज चुप रहा। मैंने आपको यहां इसलिए बुलाया है क्योंकि आपकी शैतानी फल खाने की क्षमता मुझे आश्चर्यचकित करती है। क्या आपने कोई ऊष्मा आधारित या तापमान आधारित फल खाया है? हाँ, मैंने जो शैतानी फल खाया है उससे मुझे अपनी इच्छानुसार गर्मी को नियंत्रित करने और नियंत्रित करने की क्षमता मिलती है, लेकिन ये उससे कहीं अधिक है। मैंने अभी तक अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से नहीं समझा है। ब्लेज ने उत्तर दिया, मन, मैं ये देख सकता हूं। बातचीत करते हुए वे द्वीप के केंद्र में स्थित विशाल पर्वत पर पहुंचे। पर्वत की तलहटी में उन्हें बुनियादी सुविधाओं से युक्त एक बड़ी मानव निर्मित गुफा दिखाई दी। बूढ़ा आदमी गुफा के अंदर नहीं गया, बल्कि बाहर रखे छोटे से पत्थर पर बैठ गया। जहां तक बलिस का सवाल है, वो बिना किसी नापसंदगी के सीधे काली मिट्टी पर बैठ गया। मैं कह सकता हूं कि तुम बहुत मजबूत हो, लेकिन मैं तुम्हारी गहराई को महसूस नहीं कर सकता। मैं कुछ मजबूत लोगों से मिला हूं, लेकिन कोई भी तुम्हारे करीब नहीं आ सकता। ब्लेज ने बताया कि उसके दिल में क्या है। ब्लेज शेख ही नहीं बघा रहा था, ये सच है। वो सेंगोकू, गारप, कुजान, जेफिर से मिल चुका है, लेकिन उनमें से किसी में भी उसके पहले वाले बूढ़े आदमी जैसी आभा नहीं थी। ये एक अजीब आभा है, जैसे कि दुनिया में कोई भी उसका विरोध नहीं कर सकता। बूढ़े आदमी ने इसे अच्छी तरह से नियंत्रित किया, लेकिन ब्लेज ने किसी तरह इसे महसूस किया। हो,
तुम क्या कह रहे हो? मैं तो बस एक बूढ़ा आदमी हूं जो अपनी मौत के दिन गिन रहा हूं। बूढ़े आदमी ने उसकी टिप्पणी को टाल दिया, लेकिन उसने संतुष्ट भाव से अपनी लंबी सफेद दाढ़ी को सहलाया। ऐसा लगता है कि वो ब्लेज की प्रशंसा का इंतजार कर रहा था और जानबूझकर अपनी आभा को लीक कर रहा था। और इस तरह बूढ़े आदमी ने आखिरकार अपना असली रंग दिखाया। युवक, मैं देख सकता हूं तुम्हारे पास एक अनोखी क्षमता है, मजबूत दिल। जिस समय मैं समुद्र में घूमता था उस समय इसे सबसे भयावह क्षमता माना जाता था। उसकी बातें सुनकर ब्लेज का चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने अपना सिर खुजलाते हुए जवाब दिया, मुझे नहीं लगता कि मैं उतना मजबूत हूं जितना आप दावा करते हैं। मुझे अभी बहुत आगे जाना है। सच है, अभी आपका दिल शुद्ध और मासूम है, लेकिन यह हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। आपके अनुभव, विकल्प और आप अपनी आंखों से जो देखते हैं उसका भविष्य में उन पर असर पड़ सकता है। इसलिए मेरे शब्दों को स्पष्ट रूप से मानो, बेटा। जीवन में चीजें होती रहती हैं, लेकिन उन्हें अपने लक्ष्य को प्रभावित न करने दो। तुम्हारे पास एक बेहतरीन उपहार है, उसे मत खोना। बूढ़े आदमी ने गंभीरता से कहा। ब्लेज ने उन शब्दों को अपने हृदय में ही रखा, क्योंकि वो जानता था कि वे अनमोल हैं। तुम्हारे जैसा असाधारण युवक मरीन में क्यों शामिल हुआ और विश्व सरकारों का चाटुकार क्यों बन गया? बूढ़े व्यक्ति ने उदासीन भाव से पूछा। मैं किसी के आदेश के अधीन नहीं हूं। मैं वही हूं जो मैं हूं। जहां तक मरीन में शामिल होने का सवाल है, तो इसके लिए कोई विशेष कारण नहीं है। मजबूत बनने की चाह में मैं दुनिया में जो कुछ बचा है उसकी रक्षा करना चाहता हूं, और मुझे पता है कि मैं ये अकेले नहीं कर सकता, इसलिए मैंने मरीन को चुना। एक बार जब मैं मजबूत हो गया तो मैं निश्चित रूप से मरीन को विश्व सरकार के नियंत्रण से मुक्त कर दूंगा और इसे स्वतंत्र बना दूंगा। हो, आपका लक्ष्य बहुत अच्छा है। आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने में कठिनाई होगी। विश्व सरकार उतनी सरल नहीं है जितनी बाहर से दिखती है। मुझे पता है, आपको पता है महोदय, दुनिया में अनगिनत शक्तिशाली लोग हैं, और फिर भी कोई भी विश्व सरकार को उसके सिंहासन से नहीं हटा सकता। ये उनकी ताकत का एक खुला सबूत है। उसकी बातें सुनकर बूढ़ा आदमी हंस पड़ा। हो, तुम मुझे हैरान करते रहते हो। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? ब्लेज। ब्लेज हंट। अच्छा नाम, ब्लेज। मुझे लगता है कि आज हमारा मिलना पहले से तय था। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? मुझे नहीं मालूम, बूढ़े आदमी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ब्लैक डी मैग्नस है। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा नाम आपके लिए विदेशी है, क्योंकि विश्व सरकार ने मेरे जो भी निशान बचे थे उन्हें नष्ट कर दिया है और यह सुनिश्चित किया है कि कोई भी हमारे इतिहास के बारे में न जान सके। ऐसा लगता है कि आपने कुछ ऐसा किया है जिससे विश्व सरकार को खतरा है। आप ऐसा कह सकते हैं। मैं पहला नहीं हूं और नहीं आखिरी होऊंगा। अपने साहसिक कार्य के अंत तक पहुंचने वाले अधिकांश समुद्री लुटेरों को अंततः विश्व सरकार का सामना करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं भी करते हैं तो भी वे दुनिया को साफ करने या विश्व शांति बनाए रखने जैसे किसी काम के नाम पर आपकी तलाश में आएंगे। ये कैसी बकवास है। जब उनका भाषण इस बिंदु पर पहुंचा तो द्वीप के चारों ओर का तापमान अनियंत्रित रूप से बढ़ गया, जिससे आसपास का वातावरण प्रभावित हुआ। यह तापमान ब्लेज की फलों की क्षमताओं से कम कई गुना ज्यादा है। ये अंत नहीं है। तापमान के अलावा बूढ़े आदमी से एक बहुत बड़ा दबाव फूट पड़ा, जिसने ब्लेज को प्रभावित किया। अचानक हुए इस बदलाव ने उसे थोड़ा डरा दिया। तीव्र दबाव का सामना करते हुए शक्तिहीनता और चक्कर की भावना ने उसे जकड़ लिया। उस क्षण उनके शरीर से एक रहस्यमय शक्ति फूट पड़ी, मानो किसी चीज ने उन्हें उकसाया हो और उन्होंने बूढ़े व्यक्ति द्वारा छोड़े गए दबाव का सामना किया हो। दोनों सेनाएं, एक लाल और एक सुनहरी, मध्य हवा में भिड़ गई, जिससे हवा में विभाजन हो गया और उसके रास्ते में आने वाली हर चीज नष्ट हो गई। ब्लेज को झटका लगा। यह हाओशोकु हकी का टकराव है। इसका मतलब है कि मैंने अपना हाओशोकु हकी जगा लिया है। हे भगवान, मैंने इसे कब जगाया? ये कौन है, बूढ़े आदमी? इसकी कहानी क्या है? ब्लेज ने दो टकराती ताकतों को देखते हुए सोचा। उसी समय बूढ़े व्यक्ति ने अचानक अपनी हकी वापस ले ली और तापमान भी सामान्य हो गया।